चीमा साहब के साथ आपका, जिसमें आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि उनका इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी ये जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया वो पूरे अटैक्स किए। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान, तो सर आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इस लड़ाई को लेकर, जिसको खैर वॉर तो मुझे नहीं लगता कि क्लैशेस ही थे, तो उसमें आपको लगता नहीं कि वही परफॉर्मेंस रही है जो पाकिस्तान यहाँ से क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने जो बात की वो तो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर हमें दिखाती है? मतलब आई हैव मेंटेन दिस पोजीशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अर्जू और विराट को हमारी नजर लगी, वो 0 पे आउट हो गए तो मिस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। तो देखिए, अगर आप इस जंग को 3 टुकड़े कर दें कि जो इंडिया ने वेरियस टारगेट्स को एम किया, और फिर उसके बाद जो एयर बैटल हुई, और फिर तीसरी जो पाकिस्तान ने इंडिया पे काउंटर हमले किए, तो इसमें से आप क्लियरली, इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया वन 2 ऑफ द 3 बैटल्स, यानी जो उन्होंने टारगेट्स को मारना था मारे। अब आप ये बहस कर सकते हैं कि वो मसाजिद थे, दे वर नॉट रियल टारगेट्स, वो टेररिस्ट नहीं थे, सिविलियन थे, वॉट एवर इट इज़, कि उन्होंने उसको भी मारा, एयरपोर्ट्स को भी मारा, आपके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी हिट किया। सो देयर आर मेनी टारगेट्स जिसके सैटेलाइट इमेजेस वगैरह तो काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान ने जो काउंटर हमले किए तो थोड़े सिविलियन ज़रूर मारे गए, आपको याद है, और ज़्यादातर मुसलमान, मतलब कश्मीर में जो हमले हुए हैं जहाँ पर एक बेचारी के ट्विन बेटियां शायद मारे गए 9 साल के। सो द सेकंड, जो पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए मोस्टली इंडिया के एसेट्स पर इन इंडियन टेरिटरी, वो सारे के सारे इंडिया ब्लॉक्ड। इनफैक्ट कहते हैं कि मे बी द MVP वाज द S-400 इंडिया की तरफ से, द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपके पास है JC-10 वाज द हीरो इंडिया की तरफ से, द एयर डिफेंस। हाँ, अलबत्ता जो एयर बैटल हुई, जिसका प्रवीण साहनी भी काफ़ी बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ पे US गवर्नमेंट की भी ये पोजीशन है कि पाकिस्तान डिड बेटर इन द फाइट। जो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की वो एयर बैटल थी। देर आर डिफरेंट नंबर्स, पाकिस्तान की तरफ से कुछ 40 से लेकर 70 तक हवाई जहाज थे, भारत की तरफ से 100 की तरफ। दोनों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ हवा में ऊपर गए और वहां से फायरिंग की। और कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट, इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व। तो वो पाकिस्तान डिड वेल। जो रफाले गिरा, जो चर्चा चल रही है, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई आप सिर्फ वो एक महदूद एयर बैटल यू वन, और अब तो वो भी, उसकी भी पोल खुल गई कि द चाइनीज इंजीनियर्स वेर ऑन द ग्राउंड चेंगडू के डायरेक्टली, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड डायरेक्टली बाय चाइनीज एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बैटल। और तो मेरी बात अभी भी वैलिड है कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल हूं तो आई शुड बी वेरी वरीड कि पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है जो ईरान का है, दैट दे डोंट हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। इट इज लाइक सेइंग कि आप मतलब आपके पास ढाल नहीं है, सिर्फ तलवार है, और फिर आप एक ऐसे दूसरे से लड़ रहे जिसके पास ढाल भी है। जैसे इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम इतने हैं, हजारों मिसाइल मारो आप, कुछ ज़्यादा असर ही नहीं होता, बिकॉज 90% से ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। So पाकिस्तान का भी वही हाल है, it was their defense system was exposed. In fact, what is interesting is कि एटलीस्ट भारत ने एक नया S-400 और खरीद लिया है, या एटलीस्ट डिलीवर हो गया है रशिया से। So India's defense systems are more stronger now than last year. ये और बात है कि ऑफेंसिव में वो रफाले का पता नहीं क्या चल रहा है। They haven't इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज मुझे नहीं लगता है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। और
सो इट इज लाइक द सेम ओल्ड, मतलब हमारे पास गावस्कर थे जिनका डिफेंस हमेशा जबरदस्त हुआ करता था। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज इन द बैटल ऑल्सो। और अभी यहाँ पे अमेरिका में एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग कि भाई डी एस्केलेशन तो छोड़ दें आप, देयर इज अ चांस ऑफ अनदर वेरी सून अनदर एंगेजमेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर कुछ 88 घंटों का था और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे, और मतलब ज्यादा डैमेज नहीं हुआ दोनों तरफ ना। जैसा कि ईरान के जंग में देखिए आप, ईरान की तरफ कैजुअलिटीज भी हजारों में है और डैमेज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। उस तरह का सस्टेन्ड वॉरफेयर नहीं हुआ। सो दिस वाज अ स्कर्मिश कह सकते हैं आप। इट इज रिमार्केबल बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स थे और बिकॉज ऑफ द एयर बैटल। तो जो एयरफोर्स की यहाँ पे जो एयरफोर्स लोगों से बात करते हैं, फौजी आजकल ना पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे मल्टी डोमेन ये वो बेसिकली बातें काफी हो रही है। सो दे फाइंड दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, ऑफ एयर वॉरफेयर। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई उस जंग की वजह से कि देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी वहां से ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस मालूम हो गई है। अगर आपने देखा तो ये पूरी ईरान की जंग तकरीबन 65 दिन से चल रही है, और फिर जो 4 साल से रशिया यूक्रेन की जंग, दोनों में एयरफोर्स का एंगेजमेंट नहीं हुआ, एयरफोर्स टू एयरफोर्स बैटल नहीं हुआ। हालांकि अब F-16 भी मिल गए हैं टू यूक्रेन, लेकिन एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉम्बैट नहीं हुआ था। तो लोग were beginning to think कि एयरफोर्स के बजाय ड्रोन्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द रीसेंट फॉरवर्ड। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उससे वंस अगेन एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस हैज बीन रिस्टोर्ड। कह सकते कि नहीं, एयरफोर्स एज अ स्ट्राइकिंग फोर्स इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो लोग अगली झड़प की बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट द एयरफोर्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट फाइट आल्सो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि अब ग्राउंड वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए दे आर नॉट अटैकिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि देयर विल बी न्यू परचेजेस, नए एसेट्स आएंगे। इंडिया हैज टू डील। मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक तफसीलन आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन में कि इंडिया की एयरफोर्स की क्राइसिस चल रही है, बट अब चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान विल प्रॉब्ली गेट इट्स 5th जनरेशन फाइटर JC-35 या जो भी है चाइना का। वी विल सी व्हाट हैपेंस विद दैट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेसी तो छोड़ दें आप, एक किस्म से आर्म्स रेस दोबारा शुरू हो गई है साउथ एशिया। लेकिन सर यहाँ पे तो बहरहाल जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो बहुत लंबी लड़ाई तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा। भारत को भी सूट नहीं करती। उन्होंने भी यही कहा कि हम तो कुछ चाह रहे थे, 4 दिन के बाद हमारा इरादा ही नहीं था। अब ये कहना कि ट्रम्प ने सीज फायर करा दिया है, ये भी एक बेकार बात है। वो बात तो बिल्कुल गलत है उनकी, बिकॉज अगर ट्रम्प was not involved, then how come he was the first to announce it? ये भारत के डिप्लोमेसी पीपल हैव टू एक्सप्लेन। इट इज वेरी क्लियर। अगर आप जाके डॉक्टर जयशंकर का एक्स अकाउंट देखें जाकर, तो उन्होंने साफ कह रहे कि रूबियो से उनकी बात हुई, रूबियो से डोवल की बात हुई, JD वैंस से मोदी की बात हुई। रात भर ये इनसे क्यों बात कर रहे थे अगर कोई रोल ही नहीं था? किसी और से नहीं बात किया, नेतन्याहू से नहीं बात किया, MBS से या MBZ से नहीं बात किया, किसी से नहीं बात किया दुनिया में। सिर्फ अमेरिका के 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदों से बात किया, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस करते हैं सीज फायर सबसे पहले। सो दैट इज समथिंग दे हैव टू लिव विद इट। इट इज नॉट क्रेडिबल उनकी क्लेम। अब ये कह लें कुछ भी, उसमें कुछ नहीं होता। बट जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि वी हैव वन दिस, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। बट दे हैव टू एक्सप्लेन। और ये पहली बार नहीं है, मतलब कारगिल के वक्त भी क्लिंटन वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट थिंग, और उससे पहले भी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड इंडिया पाकिस्तान की झड़पों में। So I don't think anybody जो सीरियस है, they don't take that view seriously at all. दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कई सारे देशों के चेहरे ना उजागर हो गए थे कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ में नहीं है। हालांकि चाइना पाकिस्तान के साथ में था, ये भारत को पता था, और
लेकिन क्वेश्चन मार्क रहता था कि है कि नहीं है, मदद की थी कि नहीं की थी। लेकिन चाइना की तरफ से खुद ही एक स्टेटमेंट आ गया जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, और पाकिस्तान की मदद सिर्फ ऐसे नहीं की थी कि राजनीतिक समर्थन किया हो, उन्होंने सर्विलांस सपोर्ट, सैटेलाइट इनपुट्स और एडवांस्ड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में भी पाकिस्तान की सहायता की थी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले से भी क्वेश्चन मार्क लगता था कि भाई सहायता करी है कि नहीं करी है, लेकिन अभी जैसे ही उनके किसी मंत्री ने, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता कि हाँ उन्होंने मदद की थी, तो इसमें क्या है, अब तक पाकिस्तान हमेशा से यही कहता आया है कि भाई वो भारत के साथ मुकाबला कर सकता है और उसे किसी भी देश की सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से चाइना की तरफ से ये बयान आया कि भाई उन्होंने मदद की थी, तो भाई पहली बात तो ये है तुम सक्षम नहीं हो अकेले भारत का मुकाबला करने के लिए। चाइना का सपोर्ट आपको हमेशा से मिलता रहा है, आज की बात नहीं है। और चाइना सपोर्ट पाकिस्तान को इसलिए भी करता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़मीन का भी इस्तेमाल करना चाहता है भारत पर दबाव बनाने के लिए। उसको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर उलझनें चलती रहेंगी तो वो खतरे में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो मामला है वो इतना गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार खुलकर चर्चा होने लग जाती है इस चीज़ पर कि चीन ने सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं दिया बल्कि तकनीकी तौर पर मदद भी की है। और इसका जो मतलब है बहुत साफ है कि आने वाले समय में भारत को अपनी जो मिलिट्री ताकत है और अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो चीन तकनीक और रणनीति से भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और चीन भारत से सीधा युद्ध नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि ऐसा संघर्ष पूरे एशियाई अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। चीन ये भी नहीं चाहता कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि वो इंडो पैसिफिक में बीजिंग को चुनौती देने लगे, और इसीलिए वो पाकिस्तान के सहारे चीन एक प्रेशर क्रिएट भारत पर करना चाहता है और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा है। और दूसरी तरफ अब भारत भी 2010 वाला भारत नहीं है जिसमें एक तरह से आप दबाव बनाएंगे तो भारत झुक जाएगा। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी तेज़ी से ग्रो कर रही है। आने वाले समय में साउथ एशिया सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं रहेगा बल्कि चाइना वर्सेस इंडिया इन्फ्लुएंस बैटल का भी एक बड़ा केंद्र बन सकता है। और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया अब इस क्षेत्र को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि अगर चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो साउथ एशिया की हर लड़ाई का असर पूरी दुनिया की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में अपने दम पर लड़ रहा है? नहीं, ये चीन की लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में भारत को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। ये तैयारी भारत को करनी पड़ेगी और भारत इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है और कर भी रहा है। वहीं पर भारत को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। भारत को ये नहीं चाहिए कि भाई कोई आके हमको सपोर्ट करे, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले होता था जो हमारी सरकारें रही हैं वो अक्सर अमेरिका के भरोसे बैठी रहती कि अमेरिका दबाव डालेगा, अमेरिका कुछ करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा, आप रूस से तेल लेना बंद कर दें। नो डाउट थोड़ा बहुत तेल में कमी आई है, लेकिन उसके बाद में और ज़्यादा तेल लिया गया है। तो हर एक चीज़ भारत अपने हित को देखते हुए कर रहा है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। और शायद बहुत सारे देश नाराज़ होंगे, बहुत सारे देशों को तकलीफ़ें होंगी। क्यों तकलीफ़ें होंगी? क्योंकि भारत आज की डेट में मेड इन इंडिया पर काम सबसे ज़्यादा कर रहा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।